Hi guys, I am Mohammad Hanan, your one and only domaining mentor. Welcome to TLDs Pro. आज डोमेन इन्वेस्टिंग सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है डोमेन आफ्टर मार्केट। इसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर दे दी थी, लेकिन आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली डोमेन आफ्टर मार्केट जो होती है एक सेकेंडरी मार्केट होती है जिसके अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड डोमेन नेम्स जो होते हैं उन्हें परचेज़ किया जाता है और सेल किया जाता है। उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि क्या हम अपनी डोमेन को एक ही टाइम में मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं? तो आंसर है कि जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है? इसका प्रोसेस बेसिकली ये होता है कि जब आप आफ्टर मार्केट के ऊपर अपनी डोमेन नेम लिस्ट करने जाते हो तो वो आपसे सबसे पहला काम जो रिक्वायर्ड करते हैं वो ये होता है कि आप अपने डोमेन नेम के सर्वर्स वहाँ पर चेंज करो। जिस तरह dan.com है तो dan.com के सर्वर्स लगाओ। इससे क्या होता है कि डोमेन की ऑनरशिप वेरीफाई होती है कि आप अपनी ही डोमेन नेम लिस्ट कर रहे हो। उसके बाद क्या होता है कि जब आप डोमेन ऑक्शन में लिस्ट कर रहे होते हो तो वो आपको कह देते हैं कि टेक्स्ट रिकॉर्ड जो है अपना वो अपडेट करें, ये वहाँ पर जाके अपडेट करें, तो उससे आपकी डोमेन की ऑनरशिप वेरीफाई हो जाती है। तो बेसिकली सिंपल प्रोसेस है कि आपने अगर एक जो आफ्टर मार्केट है फर्स्ट करें डैन के ऊपर आपने अपनी डोमेन नेम लिस्ट कर लिया है, तो उस पर क्या होता है कि आपने सर्वर चेंज किए, उन्होंने डोमेन ओनरशिप वेरीफाई की और आपकी डोमेन नेम लिस्ट कर दिया। उसके बाद क्या होता है, आप नेक्स्ट सीडो पर जाएं, सीडो के डोमेन नेम्स चेंज कर दें। एक डोमेन जो पहले ऑलरेडी लिस्ट हो गई है तो वो लिस्टेड ही रहेगी। उसके बाद अगर आप सीडो पर जाकर लिस्ट करते हैं तो वो सीडो के आप नेम सर्विस चेंज करें, वो ओनरशिप उधर वेरीफाई होगी तो उधर भी डोमेन नेम लिस्ट हो जाएगा। इसी तरह फर्दर मूव करते जाएं, स्क्वाड हेल्प पर चले जाएं, फ्लिपा पर चले जाएं एंड सो ऑन। तो द आंसर इज़ येस, आप जो है एक टाइम के ऊपर अपने एक डोमेन की मल्टीपल लिस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ फेमस मार्केट प्लेस आफ्टर मार्केट्स जो हैं जिन पर हम आगे वर्क करेंगे और मैं एक वीडियो के अंदर एक एक मार्केट प्लेस के ऊपर फुल ब्रीफ वीडियो भी बनाऊंगा। तो इसमें जो मेरी मोस्ट फेवरेट है वो है सीडो। मैंने अभी तक सबसे ज़्यादा सेल्स जो हैं वो सीडो के ऊपर ही किए हैं। उसके बाद सीडो के बाद स्क्वाड हेल्प आ जाती है, वो भी एक बहुत अच्छी आफ्टर मार्केट है। आफ्टरनिक आ जाती है, ऑफ कोर्स उसके अपने बेनिफिट्स हैं। आफ्टरनिक पे सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये होता है कि आप उस पर एक डोमेन नेम लिस्ट करते हो तो उससे रिलेटेड जितने भी रजिस्ट्रार्स हैं बड़े बड़े, जिस तरह नेम चिप है, उसके बाद जो है डायना डॉट है, उसके बाद गो डैडी है, इन सब प्लेटफॉर्म से वो डोमेन ऑटोमेटिकली लिस्ट हो जाती है, प्रीमियम लिस्टिंग। तो आफ्टरनिक का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। उसके बाद डैन आ जाता है। dan.com जो है ये भी GoDaddy के साथ एसोसिएट है, तो dan.com पर लिस्ट करके आप डायरेक्टली आफ्टरनिक पर भी लिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद GoDaddy की ऑप्शंस आ जाती हैं। नेमचिलो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, नेमचैट भी अच्छा प्लेटफॉर्म है। फ्लिपा का तो आप लोगों को पहले ही पता होगा, ये एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है वेबसाइट्स, डोमेन नेम्स, एवरी डिजिटल एसेट को फ्लिप करने के लिए। उसके बाद usedomains.com है और buydomains.com है। तो ये 10 प्लेटफॉर्म हैं, आफ्टर मार्केट्स हैं, जिसके ऊपर हम अपने डोमेन नेम्स लिस्ट किया करेंगे। इनके ऊपर किस तरह करनी है, हर आफ्टर मार्केट का अपना फ़ायदा है और वो फ़ायदे क्या हैं इसको हम लेटर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं की टर्म्स। डोमेन आफ्टर मार्केट के अंदर कुछ की टर्म्स हैं जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि उसके बगैर आप डोमेन इन्वेस्टिंग के फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुँच सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक डोमेन के लाइफ साइकिल के बारे में। तो एक डोमेन नेम जो है उसका लाइफ साइकिल किस तरह का होता है। बेसिकली एक डोमेन नेम जो होता है ये रजिस्ट्रेशन होने से डिलीट होने तक बहुत सारे फेजेस से गुजर कर जाता है और हर फेजेस के अंदर हमारे पास एज ए डोमेन इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी होती है कि हम वो डोमेन नेम क्लेम कर सकें। तो आए सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है हैंड रजिस्ट्री। हैंड रजिस्ट्री जो टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, ये बेसिकली रेफ़र करती है कि आप रजिस्ट्रार से जो डोमेन नेम रजिस्टर कर रहे हो, बेसिकली जो न्यू डोमेन नेम आप $9 में ओरिजिनल प्राइस में एक नया डोमेन नेम जो आप रजिस्ट्रार से रजिस्टर कर रहे हो, लाइक नेम चिप से, GoDaddy से, आप उन्हें पैसे पे करके जो डोमेन नेम रजिस्टर करते हो उसे हैंड रजिस्ट्री कहा जाता है। उसके बाद डोमेन नेम हैंड रजिस्टर्ड होगी, डोमेन नेम का स्टेटस एक्टिव रहता है। तो एक्सपायर डोमेन क्या होती है? एक्सपायर डोमेन ये होती है कि फ़र्ज़ करें मैंने आज एक डोमेन ली थी, तो उसके 1 साल के बाद मुझे उसकी रिन्यूअल प्राइस अदा करनी थी जो मैंने अदा नहीं की। तो जब मैं एक डोमेन की रिन्यूअल प्राइस अदा नहीं करता हूँ तो रजिस्ट्रार जो होता है उस डोमेन को फ़ौरन ख़त्म नहीं कर देता
कि बस ठीक है आपने पे नहीं की, वो उसको थोड़ा सा ग्रेस पीरियड देता है कि फ़र्ज़ करें मेरी आज के दिन जो है ना डोमेन की आखिरी डेट थी इसकी ना रिन्यूअल प्राइस पे करने की। आज के दिन एक डोमेन को साल पूरा हो गया, अब मुझे उसकी रिन्यूअल प्राइस पे करनी थी, दोबारा उसको रिन्यू करवाना था, तो वो मैंने पे नहीं किए। तो वो मुझे 1 हफ़्ते का या 1.5 हफ़्ते का एक ग्रेस पीरियड टाइम देगा कि इसके अंदर आप अपनी डोमेन नेम को रजिस्टर करवा सकते हैं दोबारा। आप रिन्यूअल प्राइस अदा करें और बगैर किसी टैक्स के, बगैर किसी जुर्माने के आपकी डोमेन नेम आपके पास रजिस्टर हो जाएगी। तो लेकिन इसी के साथ साथ वो क्या करते हैं कि एक्सपायर्ड डोमेन्स जो होती हैं उनकी एक्सपायर्ड डोमेन ऑक्शंस होती हैं, उसके अंदर डोमेन नेम लिस्ट कर देते हैं। तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि एक्सपायर्ड डोमेन जो होती है वो बहुत सी वजूहात की बेस पर जो है ना वो अवेलेबल हो सकती है। तो अब हम क्या करते हैं कि एक्सपायर्ड डोमेन नेम्स की वर्थ ज़्यादा होती है, तो हम वहाँ पर ट्राई करते हैं उसको अवेल करने की। वहाँ पर ऑक्शन होती है, लोग बिडिंग करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि अगर हम एक ऑक्शन विन कर लेते हैं एक्सपायर्ड डोमेन की, तो वो डायरेक्ट आपको डोमेन नहीं मिलती है। उसमें क्या होता है कि जब तक उस यूज़र का ग्रेस पीरियड होता है, अगर तो उस ग्रेस पीरियड के अंदर उसने वो डोमेन रिन्यू कर ली, इवन कि आप ऑक्शन विन भी कर गए, फिर वो डोमेन नेम जो रजिस्ट्रार है वो यूज़र को ही देगा, आपको नहीं देगा, आपको आपके पैसे रिफ़ंड करवा देगा। लेकिन बहुत रेयर केसेस होते हैं कि इस तरह हो। तो लेकिन फिर ये होता है कि अगर यूज़र ने रिन्यू नहीं की उस ग्रेस पीरियड के अंदर, तो वो डोमेन नेम जो है, जो एक्सपायर्ड ऑक्शन जिसने विन की होती है, वो डोमेन नेम उसको मिल जाती है। ये आगे जब हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे तब आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ आएगी, लेकिन हमें इन टर्मिनोलॉजीज़ का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है कि एक्सपायर्ड डोमेन होती क्या है, कब आती है एक्सपायर्ड ऑक्शन में। उसके बाद एक्सपायर्ड ऑक्शन में अब फ़र्ज़ करें कि एक यूज़र था, उसने रिन्यूअल प्राइस नहीं अदा की, वो डोमेन एक्सपायर्ड ऑक्शन में लगा दी उन्होंने। अब एक्सपायर्ड ऑक्शन के अंदर भी किसी बंदे ने उसके ऊपर बिड नहीं की और उस डोमेन को हासिल नहीं करना चाहा, फिर उसके साथ क्या होगा? फिर वो डोमेन पेंडिंग डिलीट के अंदर चली जाती है। अब पेंडिंग डिलीट का जो फेज़ है, इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसके अंदर यूज़र अब अपनी डोमेन वापस नहीं ले सकता, ठीक है। पेंडिंग डिलीट का जो स्टेटस होता है, इसके अंदर वो फिर एक ऑक्शन के अंदर लिस्ट होती है, वहाँ से आप लोग, वो क्या होता है 1-2 हफ्ते का टाइम होता है कि जिससे पहले वो डोमेन कम्प्लीटली डिलीट हो जाए और दोबारा अवेलेबल हो जाए यूज़र के लिए, तो उससे पहले का वो पीरियड होता है, तो आप उस डोमेन नेम को रजिस्टर कर सकते हो। तो पेंडिंग डिलीट डोमेन्स भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। उसके बाद आ जाता है ड्रॉप कैच। ड्रॉप कैच डोमेन क्या होती है? ड्रॉप कैच डोमेन होती है पेंडिंग डिलीट के बाद का स्टेज। ड्रॉप कैशिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर डोमेन जो है ना ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाती है जैसे ही वो अवेलेबल हो। लाइक फ़र्ज़ करें आज एक डोमेन है tldspro.com, ये एक्सपायर हो गई थी, डिलीट हो गई थी, लेकिन अब डिलीट ऑक्शन में जो है ना लोग ज़्यादा बिड कर रहे थे, मैंने कहा मुझे नहीं लेनी, तो मैंने क्या किया, उसका ड्रॉप कैच अप्लाई कर दिया, ड्रॉप कैच की फ़ी भर दी। ड्रॉप कैच की फ़ी भर के अब क्या होगा कि रजिस्ट्रार को मैंने पैसे दे दिए हैं डोमेन रजिस्टर करने के। अब जैसे ही tldspro.com डिलीट होकर दोबारा न्यू सिरे से अवेलेबल होगी, तो रजिस्ट्रार मेरे लिए वो डोमेन ऑटोमेटिकली रजिस्टर कर देगा। तो इसको हम कहते हैं ड्रॉप कैच। ड्रॉप कैच के बाद आ जाता है बैक ऑर्डर। बैक ऑर्डर जो है सिमिलर ही है ड्रॉप कैच से, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि ये बैक ऑर्डर किसी भी डोमेन का लगाया जा सकता है। जिस तरह का मैं कोई डोमेन देखूँ, कोई भी, जैसे whois.com है, मुझे ये डोमेन अच्छी लगे तो मैं इसका बैक ऑर्डर अप्लाई कर दूँगा। बैक ऑर्डर अप्लाई करने में ये होता है कि आप फ़ी पे कर देते हो, तो इन केस अगर आपका चांस बना, वो जैसे ही डोमेन एक्सपायर हुई उसने पैसे नहीं पे कर सका, तो वो डोमेन फ़ौरन से रजिस्टर करके आपके पास आ जाती है। तो इसे बैक ऑर्डर कहते हैं, रजिस्टर करना। तो ये बेसिकली जो टर्म्स हैं अभी आपको बहुत अच्छे से समझ नहीं आएंगी, लेकिन मैं रिकमेंड ये करूँगा कि इस वीडियो को आप रिवाइंड करके बार बार देखें और इन टर्मिनोलॉजीज़ को समझने की कोशिश करें। तो बेसिकली मैं आप लोगों के लिए एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि सबसे पहले एक डोमेन नेम हैंड रजिस्टर्ड होता है, मतलब न्यूली रजिस्टर्ड होता है। उसके बाद अगर उसकी रिन्यूअल प्राइस 1 साल के बाद अदा नहीं की जाती तो एक्सपायर्ड ऑक्शन में लग जाता है। और अगर एक्सपायर्ड ऑक्शन में भी उसे कोई नहीं बाय करता, फिर वो पेंडिंग डिलीट में ऑक्शन में लग जाता है। और पेंडिंग डिलीट के ऑक्शन में भी अगर उसे कोई नहीं बाय करता, फिर वो ड्रॉप कैच के लिए अवेलेबल हो जाता है कि वो डोमेन अब 10 दिन के अंदर डिलीट हो जानी है, तो वो जैसे ही डिलीट हो वैसे ही वो आपके नाम पर रजिस्टर हो जाए। तो आप एडवांस पेमेंट करते हो और वो पेंडिंग डिलीट हो जाती है। तो ये बेसिकली एक डोमेन का लाइफ साइकिल होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डोमेन ब्रोकर क्या होता है। डोमेन ब्रोकर भी डोमेन आफ्टर मार्केट के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है। बेसिकली इसमें होता ये है कि ये प्रोफेशनल्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सर्विस दे रहे होते हैं कि वो डोमेन नेम्स बाय भी करवाते हैं और सेल भी करवाते हैं।
अब जैसे मैंने कोई डोमेन नेम लिस्ट की हुई है और आप लोगों को डोमेन नेम चाहिए, तो ब्रोकर सर्विस क्या करती है कि आपसे कुछ पैसे लेगी और उसके बाद मुझसे आके बात करेगी, निगोशिएट करेगी प्राइस के ऊपर। लाइक फ़र्ज़ करें मैंने 10,000 की एक डोमेन नेम लगाई हुई है, तो वो आके मुझसे हर पॉसिबल वे में निगोशिएट करेगा यूज़र की तरफ से कि ठीक है, यूज़र उसको पैसे पे करेगा, वो मुझसे आके निगोशिएशन करेगा और एक अच्छी प्राइस में, जो प्राइस बनती होगी उसमें मुझसे डोमेन नेम ख़रीद के यूज़र को दे देगा। और इसी तरह ब्रोकर सर्विस होती है कि मैंने अपनी डोमेन नेम सेल करनी है, मैं ब्रोकर के पास जाता हूँ, उसे कहता हूँ सर ये मेरी डोमेन नेम है, इसे आप सेल करवा दें, मैं आपको इस पे कमीशन दे दूँगा, तो वो इसको सेल भी करवा देता है। डोमेन ब्रोकरी की जो सर्विस है GoDaddy दे रहा है इस टाइम, और जो डोमेन सेल करने की ब्रोकरी सर्विस है वो Sedo.com दे रहा है। Sedo.com पे आप जाते हो, वहाँ पर ब्रोकरी सर्विस के लिए अप्लाई करते हो, अपनी डोमेन नेम बताते हो, उसकी एज बताते हो, प्राइस बताते हो। अगर तो आपकी प्राइस ज़्यादा है तो भी वो Sedo उसको नहीं कंसीडर करता, अगर डोमेन वैल्यूएबल नहीं है तो भी वो कंसीडर नहीं करता। तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं अगर आपकी डोमेन वाकई बहुत वैल्यूएबल है और आप उसकी राइट प्राइस मांग रहे हो, ना ज़्यादा ना कम, तो फिर Sedo उस डोमेन को कंसीडर करता है सेल करने के लिए और आप लोगों को ब्रोकरी सर्विस देता है। तो यहाँ पर एक और पॉइंट भी मैं बताता चलूँ कि डोमेन नेम की जो इवैल्यूएशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस सब स्टेप्स के अंदर। तो इसको हम आगे फर्दर मज़ीद डिस्कस करेंगे हमारी जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक हम बात करते हैं डोमेन ऑनरशिप ट्रांसफ़र के बारे में। इसका भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि डोमेन नेम की जो ऑनरशिप होती है, वो आपने डोमेन नेम बाय तो कर ली, अब यूज़र आपके पास ख़रीदने के लिए भी बायर भी आ गया आपके पास, अब आपने उसको डोमेन नेम देनी किस तरह है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोगों को पता होनी चाहिए कि एक डोमेन नेम फ़र्ज़ करें अगर आपने आज रजिस्टर किया है, तो आप उसको 60 डेज़ के अंदर अंदर किसी दूसरे रजिस्ट्रार के पास ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। 60 डेज़ के अंदर वो डोमेन नेम ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। फ़र्ज़ करें अगर आपने नेमचीप से बाय किया है, तो 60 दिनों के अंदर वो डोमेन नेम किसी भी GoDaddy अकाउंट पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, किसी भी Dyna.com पर ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, लेकिन वो डोमेन नेम सेम रजिस्ट्रार पर ट्रांसफ़र हो सकती है। लाइक अगर आपके पास नेमचीप है तो किसी और का नेमचीप का ही अकाउंट है, तो वो डोमेन वहाँ पर रजिस्टर ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन जो है किसी और रजिस्ट्रार के पास ट्रांसफ़र नहीं होती 60 डेज़ से पहले। तो ये भी एक हर्डल होती है कि आप 2 महीनों से पहले अपनी डोमेन नेम सेल नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्होंने अपने पोर्टफोलियोज़ बिल्ड किए होते हैं। अगर एक बंदा है जो Sedo पे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा है, आपके पास नेमचीप के ऊपर है डोमेन, तो वो कभी भी आपके लिए अपना नेमचीप का अकाउंट नहीं देगा कि मुझे इसमें ट्रांसफ़र कर दें, उसे वो डोमेन नेम Sedo पर ही चाहिए होगा, क्योंकि हर बंदे की अपनी रीज़न्स होती हैं कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करने की। तो उसके बाद ये बेसिकली वर्क करता कैसे है? वर्क ये ऐसे करता है कि आपने जिस बंदे को डोमेन नेम सेल करनी है, वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएगा, वहाँ पर ट्रांसफ़र डोमेन का ऑप्शन होता है। ट्रांसफ़र डोमेन के ऑप्शन पे क्लिक करेगा और वहाँ पर जो है अपना डोमेन नेम एंटर करेगा और फिर वो उससे एक ऑथराइजेशन कोड मांगेंगे, तो आप उसे प्रोवाइड करेंगे। आप अपने रजिस्ट्रार को बताएंगे कि मैंने ये डोमेन नेम ट्रांसफ़र करना है, वो आपको एक ऑथराइजेशन कोड दे देंगे, जिसे EPP कोड भी कहा जाता है। तो वो कोड आप उसे देंगे, वो वहाँ पर लगाएगा, तो फिर आपको एक ईमेल आएगी जिसमें एक रिक्वेस्ट होगी कि आपका डोमेन नेम ट्रांसफ़र किया जा रहा है। आप उस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देंगे और इस तरह एक डोमेन नेम सक्सेसफुली दूसरे बंदे के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है कि दूसरा बंदा भी जो है उस डोमेन नेम को आपसे लेने के बाद उसका भी सेम ही प्रोसेस होता है कि वो भी आके 60 डेज़ तक वो नेक्स्ट जो है डोमेन नेम किसी और के पास ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी यूज़फुल नॉलेज मिला होगा। डोमेन इन्वेस्टिंग में नॉलेज ही सब कुछ है। आप लोगों के पास सबसे पहले नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ थी जो आज हमने डिस्कस कर ली हैं और हमारी थ्योरी आज कवर हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टोटली प्रैक्टिकली वर्क करेंगे, देखेंगे एक्सपायर्ड डोमेन नेम्स क्या होती हैं। उसके बाद एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक अभी पड़ा है, वो है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के बारे में, उसके बाद बात करनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट फर्दर मूव करेंगे एक्सपायर्ड डोमेन्स की तरफ, उनको कैसे एक्वायर करना है। सबसे पहले हम डोमेन नेम बाय करने का सिंपल प्रोसेस देखेंगे, उसके बाद हम फर्दर ऑन चीज़ें देखते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।